चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जैसा आपको पता है लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ पब्लिक फाइनेंस टॉपिक स्टार्ट करा था। मैंने बताया था पब्लिक फाइनेंस जो है 10 मार्क्स का आता है और इसके अंदर आपकी टोटल 4 यूनिट्स है। पहला फिस्कल फंक्शन, मार्केट फेलियर और मार्केट फेलियर को गवर्नमेंट कैसे ठीक करता है। थर्ड है बजट मेकिंग और फोर्थ है फिस्कल पॉलिसी। और आपको याद है फिस्कल पॉलिसी रिसेशन एक्सपेंशन को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फिस्कल फंक्शंस। मैंने आपको बताया कि रिचर्ड मर्जग्रेव पर्सन का नाम क्या था। इन द ईयर 1959 अपनी बुक लिखते हैं द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जिसमें वो बताते हैं कि अगर आपको इकोनॉमी को स्मूथली चलाना है, चीजों को बेटर तरीके से रखना है, तो आपको एक सरकार को 3 बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने हैं और उसे बोलते हैं फिस्कल फंक्शन। इसमें से 2 फंक्शन माइक्रो नेचर के हैं, एक फंक्शन मैक्रो नेचर का है। 2 माइक्रो है अलोकेशन एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन और एक मैक्रो है स्टेबलाइजेशन। सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था अलोकेशन फंक्शन से। जो कोई मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बोला था कि अगर आपने इकोनॉमी को अपने हाल पर छोड़ दिया, अपने हाल पर मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया, तो वो रिसोर्सेस का मिस अलोकेशन करेंगे। क्या करेंगे? मिस अलोकेशन ऑफ रिसोर्स। उसकी वजह से होगा ये कि ऐसे गुड जिनमें प्रॉफिट ज्यादा है बट वो हार्मफुल है, ऐसे गुड्स का क्या होगा? ओवर प्रोडक्शन। और ऐसे गुड्स जिनमें प्रॉफिट कम है वो बट वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, उनका क्या होगा? अंडर प्रोडक्शन। तो अगर आपने मार्केट को अपने हाल पे छोड़ दिया तो प्राइवेट प्लेयर रिसोर्सेज का मिस एलोकेशन करेगा एंड उसकी वजह से देयर इज ओवर और अंडर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स, जिसकी वजह से क्या होता है? मार्केट फेलियर। क्या होता है? तो बेटा एलोकेशन फंक्शन का मतलब ये है कि सर आप जो है एफिशिएंट और प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करिए ताकि हर प्रोडक्शन जो है वो बैलेंस तरीके से प्रोड्यूस हो। हर गुड कैसे प्रोड्यूस हो? बैलेंस। और कोई मार्केट फेलियर ना हो पाए। बात समझ आई? फिर मैंने आपको बताया था कि मार्केट फेलियर या मिस एलोकेशन क्यों होता है। पहला रीजन ड्यू टू मोनोपोली पावर। मोनोपोली वाले प्राइस को हाई चार्ज करने के लिए जानबूझ के प्रोडक्शन कैसे करते हैं? अंडर प्रोडक्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आईफोन दिया था। जानबूझ के लिमिटेड बनाते हैं ताकि हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहे और वो अपनी प्रीमियम चार्ज कर पाए। सेकेंड होते हैं बेटा मेरिट गुड्स या फिर कलेक्टिव गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं बेटा जिनमें प्रॉफिट्स कम होते हैं, इसके चलते प्राइवेट सेक्टर इनको प्रोड्यूस करना पसंद, तो इनका अंडर प्रोडक्शन होता है। थर्ड होते हैं जो कॉमन रिसोर्सेज होते हैं, लोग उनका क्या करते हैं? ओवर यूज करते हैं, एक्सेस यूज करते हैं और एग्जॉस्ट कर देते हैं। फोर्थ एक पॉइंट है एक्सटर्नैलिटीज का और लास्ट पॉइंट है इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब बात आती है कि गवर्नमेंट फेल मार्केट फेलियर में गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, गवर्नमेंट कैसे एलोकेशन रिसोर्सेज का करेगा। तो गवर्नमेंट जो है एलोकेशन फंक्शन के लिए क्या करता है? पहला, वो प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव या डिसेंटिव दे सकता है टू एनकरेज और डिस्करेज। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा तो वो डायरेक्टली क्या कर सकता है? प्रोडक्शन कर सकता है गुड्स का, जैसे पब्लिक पार्क बना दिए, रोड बना दिए, अच्छी चीजें बना दी। थर्ड पॉइंट बेटा वो कंपटीशन पॉलिसीज लाइक एमआरटीपी एक्ट, कंपटीशन एक्ट, ऐसे एक्ट बना सकता है। वो चाहे तो लाइसेंसिंग कंट्रोल एंड मिनिमम रेट जैसे चीजें बना सकता है, रेगुलेटर लीगल एडमिन फ्रेमवर्क लॉ वो बना दिया, या कोई भी मिक्सचर कर सकता है इनका। लास्ट पॉइंट था मार्केट फेलियर में गवर्नमेंट एलोकेशन फंक्शन में गवर्नमेंट फेलियर। गवर्नमेंट फेलियर होता है जब सरकार इंटरवीन करती है, एलोकेशन फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन उससे इकोनॉमी ठीक होने की जगह और ज्यादा मिस एलोकेशन या इनएफिशिएंसी हो जाती है। दैट इज कॉल्ड मार्केट फेलियर। और सॉरी दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट फेलियर। और गवर्नमेंट फेलियर होने के पॉइंट्स, पहला, अगर जो कॉस्ट ऑफ मेजर है वो ज्यादा है कॉस्ट ऑफ मार्केट फेलियर से, इंफॉर्मेशन सही से नहीं है गवर्नमेंट को कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ऑब्जेक्टिव्स में, पॉलिटिकल सेल्फ इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर करप्शन वरप्शन है, इन सब के चलते बेटा क्या होता है? गवर्नमेंट फेलियर होता है। और गवर्नमेंट फेलियर होने से एलोकेट जो मिस एलोकेशन है, मार्केट फेलियर, वो और ज्यादा हो जाता है, ठीक होने की जगह बढ़ जाता है। ये बात समझ आती है? अब एलोकेशन फंक्शन खत्म करने के बाद स्टार्टिंग विद द रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आई होप आपने एलोकेशन फंक्शन के नोट्स प्रॉपर बना लिए। आरती जी उससे आगे तो नहीं बनाया बेटा आपने? उससे आगे बना लिए। अब से प्लीज मत बनाना, या फिर मैं ही तुम तो ठीक हो बेटा, मैं ही काम करूंगा। मैं सिर्फ लिमिटेड जितना पढ़ा है उसकी ही फोटो भेजूंगा, क्योंकि आप एक बार पढ़ने के बाद बनाओगे ना तो आपको चीजें थोड़ा बेटर समझ आएंगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो तुमने कर दिया है, कोई नहीं, आगे से मत करिएगा। अब हम जो पढ़ रहे हैं बेटा दैट इज व्हाट? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब यार बड़ी सिंपल सी बात है, देखो पहले मैं अपने एंड पे समझाऊंगा हमेशा की तरह।
अबे मर जा। कभी मन करता है पेन को फेंक, फिर खर्चा दिमाग में आता है। चलो। अरे नया ले लो ना। अरे यार इसकी बैटरी खत्म कम हो गई है, इसकी बैटरी डालनी पड़ेगी। और बैटरी मेरे घर पे पड़ी है पर पता नहीं कहाँ पड़ी है। और इसका सेल मिलता भी नहीं है कहीं, मैं से बाहर मार्केट में अलग सा सेल होता है। चलो स्टार्ट करें रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब देखो बेटा, पहले मैं अपने एंड पे समझाता हूँ रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अगर ये पेन मुझे समझाने देगा तो। ओम नमः शिवाय। तो चलिए। So irritating. चलो भाई प्लीज। भाई सितंबर बैच है, जल्दी चल रहा। नहीं चल रहा। यार अच्छा देखो भाई, चल गया। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बातें मत करो बेटा, ध्यान से सुनो। अब ये फंक्शन क्या बोलता है इसे समझो। ये फंक्शन बोलता है अगेन, अगर आपने मार्केट को लेफ्ट कर दिया इटसेल्फ, मतलब है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसका मतलब क्या है, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ कौन से प्लेयर है, प्राइवेट प्लेयर है, सारे प्राइवेट प्लेयर है। अगर आपने मार्केट को अपने हाल पे छोड़ दिया और कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी समझना। बेटा प्रॉब्लम ये होगी कि जो अमीर है वो अमीर होता जाए, और जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा। और उसकी वजह से देर इज इंक्रीज इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। भाई जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो अमीरों की बात सुनेगा ना, अमीरों के लिए हिसाब से चलेगा, जो गुड़ वो मांग रहे हैं वो बनाएगा, जो चीज होनी चाहिए वो बनाएगा। तो अगर आपने मार्केट को अपने हाल पे छोड़ दिया, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, सिर्फ प्राइवेट है, तो चीन में प्रॉब्लम क्या होगी बेटा, रिच रिच होगा और पुअर, जिससे इनइक्वालिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इनइक्वालिटी क्या होगी। लेकिन सरकार ऐसा नहीं हो सकती। सरकार कहेगी भाई ऐसा थोड़ी हो जाएगा, हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो सरकार बीच में इंटरवीन करती है और करती है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सर इस फंक्शन में वो क्या करती है, इसमें वो इनकम और वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि इनइक्वालिटी क्या हो सके, कम। देखो मैं ये नहीं बोल रहा इनइक्वालिटी को इक्वालिटी बना देना है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो गैप है कि रिच रिच है पुअर पुअर, उसको कम करना है। और एटलीस्ट इतना कर दो कि रिच रिच रहे लेकिन पुअर अपनी बेसिक नेसेसिटीज को ले पाए। अब पॉइंट है कि आरती ऐसा कैसे होगा। तो जब ऐसा होता है, इसकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ रही है। इसकी वजह से बेटा, यार हाँ ये जो इनइक्वालिटी,
क्या हो गया इसको? इनइक्वालिटी बढ़ रही है, इसकी वजह से गवर्नमेंट को रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लगाना पड़ता है। अब ये क्या करती है, इसमें सरकार पता है क्या करेगी, जो अमीर अमीर हो रहा है बेटा इस पे टैक्सेस लगाएगी, क्या ज्यादा, अमीर आदमी पे टैक्सेस क्या लगाएगी ज्यादा। इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। क्या बोलते हैं सर? प्रोग्रेसिव मतलब, प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब है जो ज्यादा अमीर उसका टैक्स भी का बर्डन भी उतना ज्यादा, जो जिसकी इनकम कम उसका टैक्स का बर्डन कम। तो सरकार प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है। इससे होगा क्या, जिनमें इससे आप रिच क्लास की इनकम को थोड़ा सा कम कर दोगे, उनसे टैक्स ज्यादा लेके, और ये जो आप पे टैक्स की पैसे आए हैं इससे आप क्या करोगे बेटा, इनको सब्सिडीज क्या दे पाओगे या अदर बेनिफिट्स क्या दे पाओगे ज्यादा, और इसकी वजह से आप इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा पाओगे। और ऐसा करने से आपका जो है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आई बात? समझ आया बेटा? गवर्नमेंट का ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये पढ़ना है अपने को बस। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, आयुष ध्यान से सुनिए बेटा। फिर से, अगर हमने मार्केट को अपने हाल पे छोड़ा तो उससे क्या होगा, कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है तो क्या होगा, रिच और हम रिच हो जाएगा, पुअर और पुअर हो जाएगा, जिसकी वजह से इनक्वालिटी क्या हो जाएगी ज्यादा। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं होने देना चाहती। अब गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करती है बाय डूइंग रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। गवर्नमेंट आती है, अमीर कौन, अच्छा तू अमीर है, उसमें लगाएगी प्रोग्रेसिव टैक्स, जितना ज्यादा अमीर उतना ज्यादा टैक्स, ताकि उनकी इनकम कंट्रोल हो जाए। और उस टैक्स की इनकम को वो यूज करेगी टू प्रोवाइड सब्सिडीज टू दी पुअर, सो दैट उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए, और ऐसे वो इनइक्वालिटी को क्या करती है, कम। एंड दिस होल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। 100% पक्की बात एकदम। चलिए, तो ये सारी बातें मैंने नोट्स में डाल रखी है, फटाफट से हम देखते हैं बेटा। सबसे पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन गवर्नमेंट बजटिंग। अब देखो, बजट में दो साइड होती है, एक होती है एक्सपेंडिचर साइड, एक होती है रिसीट साइड। एक्सपेंडिचर में सरकार का एक्सपेंडिचर क्या है, टैक्स है सब्सिडी, सब्सिडी, और रिसीट क्या है, टैक्स है सब्सिडी, टैक्स। तो सरकार क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वो क्या लगाती है बेटा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। बताया था प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, मतलब रिच क्लास पे हाई टैक्स, जो गरीब होगा उस पे कम या हो टैक्स ही ना हो। और इस टैक्स को गवर्नमेंट में प्रोवाइड फ्री और सब्सिडाइज एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, फूड फॉर दी डिजर्विंग पीपल, ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो ज्यादा। तो ये बता दिया मैंने, टैक्सेस लगाने ज्यादा और उससे सब्सिडीज क्या देनी है ज्यादा। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है बेटा मीनिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। कह रहे अगर हमने मार्केट को लेफ्ट कर दिया अपने हाल पे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ अमंग इंडिविजुअल इज लाइकली टू बी स्क्यूड, मतलब खराब हो जाएगा। अगर आपने मार्केट को अपने हाल पे छोड़ दिया तो बताते ना, रिच और रिच हो जाएगा, पुअर और पुअर हो जाएगा। तो कह रहा है अगर आपने मार्केट को अपने हाल पे छोड़ दिया तो इनकम वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लाइकली टू बी स्क्यूड, मतलब और बद से बदतर हो जाएगा। देयरफॉर बेटा कौन इंटरवीन करता है, गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन टू एंश्योर मोर डिजायरेबल एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा जस्ट मतलब गुड होता है, जस्ट मतलब क्या है, वो वाला जस्ट नहीं है, ये गुड डिस्ट्रीब्यूशन। तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और वो कोशिश करती है कि ज्यादा डिजायरेबल और एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। इट इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर आपने पढ़ा था बचपन में, वैसे आप चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ोगे, आपने 3 टाइप की प्रॉब्लम पढ़ी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो जो रीअलोकेशन फंक्शन होता है ना, लोकेशन वाला, वो डिसाइड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या प्रॉब्लम देखता है, होम टू प्रोड्यूस, कि गरीब के लिए बनाना है, अमीर के लिए बनाना है, गरीब के लिए कितना बनाना है, अमीर के लिए कितना बनाना है। तो ये मीनिंग हो गया। इसके बाद आता है बेटा, सुनना ध्यान से, कीवर्ड। कीवर्ड क्या है, एम। रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का सरकार का एम क्या होता है। अब एम देखो, पहला
बेटा जो पॉइंट मार्क करो जब आप नोट्स बनाओगे ना उसे अलग से हाईलाइट करना है, आपको याद वही रखने हैं बस। पहला, अचीव करना क्या, पहला पॉइंट अचीव करना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो गुड्स एंड सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से इक्विटेबल हो, अमीर के पास भी जाए और गरीब के पास भी जाए। ऑब्वियसली अमीर पे ज्यादा जाएगा, गरीब पे कम, बट हमें ये इंश्योर करना है कि गरीब पे इतना कम ना चला जाए कि उसकी नेसेसिटी की फुलफिल नहीं हो पा रही। तो पहला ये हो गया। दूसरा, एडवांसिंग वेलबींग, हमें क्या देखना है, वेलबींग ऑफ पर्सन जो सफर करते हैं फ्रॉम डेप्रीविएशन। बेटा ये क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, गरीब जिनको कमी, कमी डेप्रीविएशन मतलब होता है कमी, तो जो लोग कमी फेस कर रहे हैं रिसोर्सेज की, उनके पास रिसोर्सेज जाए और उनका वेलबींग हो। तो पहला इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा वेलबींग ऑफ पर्सन जो सफर कर रहे हैं किससे, डेप्रीविएशन से, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज से। थर्ड बेटा क्या है, इक्वालिटी है किसमें, इनकम, वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, सबको समानता मिले इनकम में, वेल्थ में, और हर बंदे को ऐसा ना हो कि हमारी इकोनॉमी में जो रिच है उसके लिए सारी अपॉर्चुनिटी है, पुअर को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा। तो आपको ये इंश्योर करना है। फोर्थ एम होता है बेटा क्या प्रोवाइड करना, प्रोवाइड सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स फॉर पीपल हु हैव हार्डशिप, जिनकी लाइफ मुश्किलों से भरी हुई है, हमें ये इंश्योर करना है, हमें उन्हें सिक्योरिटी देनी है कि हम आपकी बेसिक नीड्स तो देंगे, रोटी कपड़ा मकान। और लास्ट, इंश्योर करना है एवरीवन एंजॉयज अ मिनिमल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के 5 एम या 5 ऑब्जेक्टिव या 5 पर्पस, जो भी आप बोलो, दोबारा से रिपीट करो। पहला, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड, वेलबींग ऑफ पर्सन हु सफर डेप्रीवेशन। आप चाहो तो इतने पॉइंट भी लिख दोगे चल जाएगा, मैं नहीं चाहता आप पूरे पूरे लिखो, आपकी मर्जी, अगर आपको लग रहा है पूरे लिखना सही है लिख लो, लिख के अंडरलाइन कर लो, या फिर ये पॉइंट भी लिख दोगे चल जाएगा। थर्ड, प्रोवाइड करना इक्वालिटी इन इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी, सिक्योरिटी इन बेसिक नीड्स, और एवरीवन एंजॉय मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पेपर में क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा रीडिस्ट्रीब्यूशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, तो बोलेगा इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। कोई दिक्कत, पहले बेटा कैसे करते हैं बता दिया, मीनिंग क्या होता है वो बता दिया, और करने के पीछे क्या एम होता है वो बता दिया। अब आते हैं, अब आते हैं एग्जाम्पल्स या मार्केट इंटरवेंशन फॉर सोशो इकोनॉमिक रीजन। आपकी उसमें ये हेडिंग है नहीं, आपके सिलेबस में ये हेडिंग नहीं, ये इंटर में हेडिंग थी, क्योंकि नोट्स मैंने इंटर फाउंडेशन मिक्स करके बनाए थे। वैसे एग्जांपल ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपकी बुक में लिखा है। मतलब देखो सुनो, ये पॉइंट था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों करना होता है, विकास भाई ये होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों करना होता है, व्हाट इज द एम ऑब्जेक्टिव। अब ये पॉइंट है रीडिस्ट्रीब्यूशन करते कैसे है, सरकार करती क्या है। दो पॉइंट तो मैं ऑलरेडी बताया, टैक्सेशन कैसे लगाएगी, प्रोग्रेसिव, और गरीब लोगों को सब्सिडीज क्या देगी, ज्यादा। और भी देखते क्या क्या करती है। पहला, तो मैं दिख रहा हूं, पहला पॉइंट क्या है बेटा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऑफ रिच एंड सब्सिडीज टू पुअर। आर्थिक राशि क्लियर है। दूसरा, प्रोसीड्स फ्रॉम प्रोग्रेसिव टैक्सेस यूज करेंगे फॉर फाइनेंसिंग पब्लिक सर्विसेज दैट बेनिफिट लो इनकम हाउस होल्ड। ये थोड़ा टेक्निकली सिमिलर बात बोलिए, कह रहा जो ज्यादा टैक्स कलेक्शन से रेवेन्यू आएगा ना प्रोग्रेसिव टैक्स से, उसे यूज करेंगे उन पब्लिक सर्विसेज में जो किसको बेनिफिट देती है, गरीब लोगों को। तो टेक्निकली काइंड ऑफ ये सब्सिडी देना नहीं हो गया पुअर को, वो ही हो गया, बस थोड़ा अलग से बोल दिया। तो पहला, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड सब्सिडीज टू पुअर। दूसरा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से जो इनकम आएगा उसे यूज करेंगे फाइनेंसिंग दी एक्टिविटीज जो किसको बेनिफिट देगी, पुअर। थर्ड, बेटा आपने पढ़ा होगा ना एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन। अब ये सरकार के टेक्निक है, आपने देखा ना कोटा रिजर्व होते हैं, एसटी एससी ओबीसी, कुछ जगह पे एम्प्लॉयमेंट के लिए फीमेल कोटा रिजर्व होते हैं, हैंडीकैप कोटा रिजर्व होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कोटा रिजर्व होते हैं। तो बहुत सारे कोटा रिजर्व है, सरकार इससे क्यों इंश्योर कर रही है, ताकि बेटा सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। समझ लो क्या, ये चीज बात है। अब ये जो कास्ट सिस्टम है, रिलीजियन सिस्टम है, ये सब बेटा किसी हम जैसे लोगों ने चलते चलते बना दिया, ठीक है, इसको कोई फायदा कुछ होता नहीं है। सब लोग सेम है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर इंसान इंसान है।
अब वो तो हमारी बेवकूफी है, कुछ बेवकूफ और गधे लोग हैं जो इसको डिवीजन कर रहे हैं, ST SC OBC, क्या हम हिंदू मुस्लिम, ये पॉलिटिक्स है बेकार चीज की। ठीक है, वोट निकालने के तरीके हैं, एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो मेरी बात? तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन इसलिए किया जाता है ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए। अदरवाइज गरीब लोग हैं, अब पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग हैं, उन्हें तो जॉब के लिए रिजर्वेशन नहीं हो तो अपॉर्चुनिटी ना मिले। हैंडीकैप जो लोग हैं, अब हैंडीकैप बंदे को कोई जॉब देना चाहेगा? नहीं देगा। क्यों देगा कोई? उसका प्रोडक्टिविटी इतना नहीं है। लेकिन क्योंकि ऐसी रिजर्वेशन है तभी तो उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट कैसे करते हैं? एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन करवा के। अच्छा, और क्या? और गरीबों को कैसे हेल्प मिलती है बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। बेरोजगार जितने भी लोग हैं ना, भारत सरकार ने 2,500 रुपए देती है महीना। अभी तुम्हें पता चलेगा थोड़े टाइम बाद, तुम भी अप्लाई करोगे इसके लिए। अब तुम कहोगे सर आपको कैसे पता लगा? क्योंकि मैंने भी करा हुआ है। 2,500 रुपए मिल रहे हैं खाली पकड़ के। मजाक करो, आप नहीं कर सकते बेटा, उसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो आपको डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है। तो वरना तुड़ाई वड़ाई हो जाती है पकड़े गए तो युग मत करियो ट्राई। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है बेटा, गवर्नमेंट साइट पे आप जाते हो, रजिस्टर करते हो, अकाउंट नंबर डालते हो, तो आपके अकाउंट में 2,500 रुपए पर मंथ जाते हो। ठीक है, कुछ लोग, क्राइटेरिया क्या है बेटा? बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, मतलब तेरे पास खाने पीने के पैसे ना हो। ठीक है, तो ऐसा, तो सरकार अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देती है या ट्रांसफर पेमेंट देती है। जैसे आपने देखा होगा ओल्ड एज पेंशन है ना, विडो को पेंशन, ये सब क्या ट्रांसफर पेमेंट है। तो ये सरकार क्यों दे रही है? ताकि बेटा उन लोगों के पास, अब एक विडो है, उसके बाद अगर, अब बोलने के लिए 2,500 रुपए में क्या होगा, कुछ ना से तो कुछ सही अच्छा है, महीने का राशन तो भरवा पाएगी अपने घर पे। हाँ, राशन भी देती है, वो भी एक चीज है। चलो, अब देख, ये आ गया बेटा नेक्स्ट पॉइंट, इसने बोल दिया कह रहे फैमिलीज जो क्या है बेटा, बिलो पॉवर्टी लाइन, उन्हें क्या प्रोवाइड करे? हाँ, ये कुछ और मत समझना इसे, एड मतलब हेल्प होता है। हाँ, तू पहले हंस गया, छिछोरे पहले हंस गया था तो चुप रह चल। तो बेटा जो फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन, उन्हें एड दीजिए, जैसे राशन दे दीजिए, है ना। पुराने टाइम पे आपको था राशन शॉप में शुगर, मिट्टी का तेल भी देते थे, तो वो बेनिफिट दे सकते हो आप। और आप बेटा रेगुलेशन लगा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स एंश्योर हेल्थ एंड वेलबींग। जैसे अब मेडिसिन है, मेडिसिन बेटा कितना इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर मेडिसिन महंगे प्राइस पे बिकेगा तो गरीब आदमी ले पाएगा, तो सरकार इनकी मैन्युफैक्चरिंग और सेल पे रेगुलेशन लगा देती है। सुना प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग, कि भाई मेडिसिन है इतने में बिकेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। वो इंश्योर करती है सेल में, ताकि उनका बेनिफिट, हेल्थ का बेनिफिट गरीब आदमी तक भी पहुंच पाए। अदरवाइज मेडिसिन महंगी हुई तो कैसे ले पाएगा गरीब आदमी? तो ये बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के तरीके हैं। इससे पहले वाले आयुष क्या थे बेटा? एम, क्यों करती है और करने के लिए क्या करा है, वो ये है। एक बार रिपीट करें, बस लास्ट टॉपिक है खत्म। एक बार रिपीट करो, वापस से आओ। सबसे पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैंने आपको बताया। अगर हमने मार्केट को अपने हाल पे छोड़ दिया तो बेटा प्राइवेट सेक्टर भसड़ क्या करेगा? रिच विल गेट मोर रिच, पुअर और क्या होगा, और इनइक्वालिटी क्या होगी? ज्यादा। तो गवर्नमेंट करती है रीडिस्ट्रीब्यूशन। सर रीडिस्ट्रीब्यूशन में सरकार रिच क्लास पे प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है और पुअर क्लास को सब्सिडीज देती है ज्यादा, सो दैट उनकी इनइक्वालिटी क्या हो? कम। इसे बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। इस रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के दो साइड होते हैं, रिसीट साइड, एक्सपेंडिचर। रिसीट साइड में क्या लगाती है? प्रोग्रेसिव टैक्स। और यहाँ पे सब्सिडी क्या देती है? ज्यादा हेल्थ एजुकेशन वगैरह पे। मीनिंग तो बता दिया। रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का क्या एम है? 5 एम है, 5 ऑब्जेक्टिव है। पहला, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना फॉर वेलबींग ऑफ पर्सन जो सफर करे किससे? जिनके पास रिसोर्सेज नहीं, उन्हें रिसोर्सेज हो गया। इनइक्वालिटी को खत्म करके इक्वालिटी लाना, सिक्योरिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज हार्डशिप वाले लोगों के लिए, और इंश्योर करना कि हर बंदा क्या ले, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एंजॉय कर पाए। कैसे करती है? पहला, टैक्सेशन कैसे लगाएगी? प्रोग्रेसिव। और सब्सिडीज क्या देगी? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रोग्रेसिव टैक्स से जो पैसा आ रहा है उसे यूज करेगी किसमें? गरीब लोगों को सब्सिडी देने में। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन कर सकती है। चौथा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, वो सब दे सकती है। फिफ्थ, जो पॉवर्टी लाइन से लोग नीचे है उन्हें हेल्प दे सकती है। हेल्प एज इन राशन शॉप, जिनमें राशन मिलता है ना सस्ते रेट पे। और लास्ट, वो कुछ सर्टेन प्रोडक्ट जो हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और सेल पे रेगुलेशन लगा सकती है।
कितना बनेगा, कितने में बिकेगा, वो सब चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। बात समझ आई? अब सुनना ध्यान से। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं बेटा। हाँ जी, चले थे वो जो होमलेस होते हैं उन्हें बेटा बोलती तो है होमलेस। यार देख, मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगा देती है नहीं देती। जो सरकार का वो आता है ना, जो नहीं नहीं नॉट बजट, जो सरकार का क्या बोलते हैं उसे, एक वर्ड होता है, क्या क्या करेंगे, क्या उसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है? जिसमें सरकार बताती है कि क्या क्या करेगी वो, एक वर्ड होता है उसके लिए। चलो डॉक्यूमेंट जो भी आता है, उसमें बेटा सरकार जो है ना, वो हर बार ही लिखती तो है कि हाउसिंग प्लान बनाएंगे, हम हाउस देंगे। अब मुझे नहीं पता प्रैक्टिकली कितनों को दे रहे, बट द पॉइंट इज पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और रिसोर्सेज इतने कम है कि हम सबको तो दे ही नहीं सकते। तो होमलेस तो आपको दिखेंगे लोग, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम है। बाकी देती होगी शायद, एफर्ट करती होगी, आई डोंट नो। नायक मूवी में तो दिखाया था दी थी, फिर वो गया था। हाँ वो दिखाया था, वो इम्प्रैक्टिकल है, ऐसा हो नहीं सकता है। मुझे बनना ही नहीं भाई। चलो आ जाओ। समर्थ ऑब्जेक्टिव्स बेटा, ये रहे ऑब्जेक्टिव्स। एम, एम को ही ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं बेटा। अब सुनो, अब एक इंपॉर्टेंट बात, अब सुनो बेटा, दो वर्ड है, युग ध्यान से समझियो। एक होता है एफिशिएंसी और एक होता है इक्विटी। बेटा एक बात, एक काम करो, ऑनलाइन वाले बच्चे पहले मीटिंग रिजॉइन करो, ये इंपॉर्टेंट चीज है समझना। मीटिंग रिजॉइन करो जल्दी से। फाउंडेशन का यार इनका बोला था जुलाई लास्ट वीक तक आ जाएगा, ना लाना ही पड़ेगा क्योंकि भाई अगले महीने तो फिर पेपर ही है, अगस्त के बाद। बट इन्होंने बहुत लेट कर दिया है, बट आई गेस जुलाई में तो आ जाना चाहिए, अदरवाइज बच्चों के लिए बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। भाई इनका लास्ट पेपर था जून में ना, इनका लास्ट पेपर 24 या 26। हाँ मतलब एक महीने में लिया है, वैसे बड़ी बात है, वैसे 2 महीने लग जाते हैं पर लिया है, बट अभी भी फिर भी लेट ही है भाई। वैसे तो तैयारी एक महीने में ही होगी उनकी, उन्होंने तो रिविजन ही करनी है। आ जाओ बेटा, सुनो सुनो जहरीलो। आदि भाई दो वर्ड है, एक होता है एफिशिएंसी और एक होता है इक्विटी। पहले बताओ इक्विटी मतलब तो तुम्हें पता है ना? अभी बताया। इक्विटी का फोकस क्या होता है? इक्विटी का फोकस होता है कि भैया रिच पे कैसा टैक्स लगाओ, प्रोग्रेसिव टैक्स, मतलब इन पे टैक्स का लगाओ ज्यादा, और पुअर को क्या दो, कितनी ज्यादा। तो क्या हो जाएगी, इक्विटी होने से किसका बेनिफिट होता है? पुअर का बेनिफिट होता है। लेकिन सुनो बेटा, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी। सर कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये कहता है कि भैया सरकार, जब आप इक्विटी करोगे तो आप अमीर आदमी पे ज्यादा टैक्स लगा रहे हो, गरीब पे कम, इससे फायदा गरीब को हो रहा है। लेकिन जब आप अमीर आदमी पे टैक्स ज्यादा लगाओगे तो क्या वो इरिटेट होगा? क्या ज्यादा टैक्स लगाना बिजनेस और इंटरप्रेन्योरशिप को डिस्करेज करेगा? तो कहेगा यार क्या खोपड़ी खराब, अपन इतना इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना 100 करोड़ कमा रहे हैं, 50 करोड़ तो सरकार ही ले जा रही है, हट चला इस देश में काम ही नहीं करना। और वो शिफ्ट हो जाएगा टैक्स हेवन कंट्रीज में। टैक्स हेवन कंट्रीज पता है आपको? देर आर सर्टेन कंट्रीज जहां पे टैक्स नहीं लगता, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, ठीक है, बहुत बहुत कम टैक्सेशन है, दुबई में बहुत कम टैक्सेशन है, नहीं लगता है, बहुत कम लगता है, नॉमिनल, उसे बोलते हैं टैक्स हेवन। अब सुनना ध्यान से बेटा, मतलब अगर आप इक्विटी के पीछे ज्यादा भागोगे तो आप क्या लूज कर दोगे? सर कैसे? एफिशिएंसी मतलब जो रिच क्लास है वो बेटा आपकी कंट्री में रहना पसंद नहीं करेंगे, वो आपकी कंट्री को छोड़कर कहीं और जाएंगे। इससे प्रॉब्लम क्या होगी? सबसे पहला, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी? इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी या स्लो हो जाएगी?
दूसरी बात बेटा, फ्यूचर में जब अमीर आदमी सारे चले गए, इस साल तो तुमने ले लिया दबा के टैक्स, अगले साल किससे टैक्स लोगे? सारे तो चले गए, तो आगे जाके फ्यूचर में जो टैक्स का रेवेन्यू है वो भी क्या हो जाएगा? कम। तो सरकार समझो समझो, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इक्विटी एंड एफिशिएंसी। अगर आप ज्यादा इक्विटी को करोगे तो आप एफिशिएंसी यूज कर दोगे, अगर आप ज्यादा एफिशिएंसी पे फोकस करोगे तो आप इक्विटी यूज कर दोगे। तो सर करे तो करे क्या विकास भाई? सिंपल रूल, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाइए, इक्विटी पे फोकस करिए, लेकिन टैक्स इतना ज्यादा मत कर देना कि वो एंटरप्रेन्योर्स को डिस्करेज करके एफिशिएंसी यूज करवा दे। मतलब एक बैलेंस रखना है। क्या रखना है? अब भूमि में बोलूंगा 100 में से तुझे 50% टैक्स देना है, पसंद करेगा देना? मैं बोलूंगा 100 में से 20% 15% देना है, एक्सेप्टेबल है बेटा। वो हाईएस्ट स्लैब के लिए ना, कि फ्री भी है, 5 भी है, 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है, 30 भी है। 30 उसके लिए जो थोड़ा हायर इनकम है, बट 30 भी सूटेबल। आपको तो इंडिया में हाईएस्ट टैक्स स्लैब कितना है एक टाइम पे? सोचो, इमेजिन करो, 97.5%। मतलब अगर 100 रुपए कमा रहे हो तो 97.5 सरकार ले रही है। ये यार एलपीजी के आने के टाइम में उससे पहले की बात होगी। अब सोचो आप पसंद करोगे आप ये करना? तो एफिशिएंसी लूज होगी ना। तो बेटा यही पॉइंट यहाँ पे लिखवाया हुआ है, मैं जल्दी से आपको पढ़ा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, 15 लाख से ऊपर लगता है और 50 लाख के ऊपर सरचार्ज सेस भी लगने लग जाता है। आप पढ़ोगे टैक्स में सब। हाँ, पर फ्यूचर पे डेवलपिंग इकोनॉमी में टैक्सेशन होते हैं थोड़े हाई। एफिशिएंसी इक्विटी, हाँ तो चोरी भी होती है। एफिशिएंसी एंड इक्विटी भाई, एफिशिएंसी एंड इक्विटी देखो, दोनों के बीच में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो कैसा कह रहे हैं, ग्रेटर इक्विटी कैन बी अचीव्ड। कैसे बेटा? हाई टैक्स रेट ऑन रिच। अगर आपको ज्यादा इक्विटी चाहिए तो राशि रिच क्लास पे क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा टैक्स। बट हाई टैक्स रेट्स could also act as a disincentive to entrepreneurship and work। बेटा जो मेहनत कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन, उनके लिए हाई टैक्स रेट एक तरह का क्या हो सकता है? डिसेंटिव। और वो डिस्करेज कर सकता है पीपल को फ्रॉम मेकिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड टेकिंग। काहे का रिस्क, काहे की इन्वेस्टमेंट, क्या करना? थोड़ा टैक्स तो देना पड़ जाएगा ज्यादा, तो ये डिसेंटिव हो जाता है इनके लिए। This in return will have negative consequences। बेटा इसका क्या आ जाता है? इकोनॉमिक आउटपुट में, प्रोडक्टिविटी में, ग्रोथ में ऑफ द इकोनॉमी। मतलब ओवरऑल एफिशिएंसी कम हो जाती है। कॉन्सिक्वेंटली टैक्स, और इसके साथ साथ जो टैक्स रेवेन्यू है बेटा, फ्यूचर में टैक्स भी क्या हो जाएगा? जब सारे अमीर आदमी चले गए तो टैक्स का रेवेन्यू भी तो कम हो जाएगा ना, अगले साल कौन देगा टैक्स? तो कॉन्सिक्वेंटली द टैक्स रेवेन्यू विल मे बी रिड्यूस्ड इन फ्यूचर and the scope for government's welfare activities would get seriously limited। अब जब अगले साल टैक्स ही नहीं आएगा तो कहां से सब्सिडी बांटोगे? अगले साल की इक्विटी भी बर्बाद ना। तो आपको क्या करना है? आपको कह रहा है, याद रखना ये वर्ड है, कीवर्ड है, आपको करना है ऑप्टिमल बजटरी पॉलिसी। क्या बनानी है? ऑप्टिमल बजटरी। ऑप्टिमल मतलब जिसमें टैक्स हो लेकिन इतना ज्यादा ना हो कि वो एफिशिएंसी को अफेक्ट कर दे। So thus an optimal budgetary policy towards any distributional change should reconcile conflicting goals of efficiency and equity by experiencing appropriate trade-off। क्या ये बात समझ आई? तो बेटा इक्विटी चाहोगे तो एफिशिएंसी में से होगा, एफिशिएंसी चाहोगे इक्विटी में से होगा। पॉइंट ये है, आपको बनाना है ऑप्टिमल बजटरी पॉलिसी जिसमें आपको एफिशिएंसी और इक्विटी का कॉन्फ्लिक्ट को हटाना है और इन्हें बैलेंस तरीके से चलाना है। ज्यादा भी टैक्स नहीं लगाना, कम भी टैक्स लगाना। नहीं यार देख, अब सरकार तो बोल रही है मिला है, आइडियली मिला भी है, टैक्सेस कम तो हुए हैं इस बजट में कुछ कुछ, मतलब ऑन एन एवरेज एक, मतलब जो स्लैब्स है वो बढ़ गए हैं और 10 से 15 हजार से लेके 50 से 40 हजार तक का टैक्स बेनिफिट मिला है स्लैब्स में। ऑल इंडिया में इतने लोग टैक्स पे भी नहीं करते। लास्ट पॉइंट बेटा, तेरे को ऑप्टिमल बजटरी पॉलिसी बनानी है सर। मतलब तुझे एफिशिएंसी और इक्विटी के जो गोल है उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देना।
ऐसी पॉलिसी बना जिससे दोनों बैलेंस चले, इक्विटी भी हो जाए और एफिशिएंसी भी लूज ना हो। आई होप दिस इज क्लियर बेटा। क्या ये बात समझ आती है? क्लियर है रीडिस्ट्रीब्यूशन? बस ये था। अब लास्ट में एक स्टेबलाइजेशन करवा रहा हूं, सबसे छोटा है, एक पेज ये है इंट्रोडक्शन और दूसरा पेज ये रहा, बस खत्म जाते। अब देखो भाई, अब मैं आ रहा हूं स्टेबलाइजेशन पे, सुनना ध्यान से। देखो, वैसे मैंने थोड़ा सा बताया था, बेटा ये जो है ना, अब मैं आपके साथ बना रहा हूँ बिजनेस साइकिल। ये आपको एक यूनिट में पढ़ना है प्रॉपर्ली, पर मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ। बिजनेस साइकिल ना ऐसे बनती है, जब मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा एक्यूरेट वाली, कुछ इस तरीके से ऐसे बनती है। लेकिन मैं इतनी बड़ी नहीं बना रहा, मैं इसका बस एक पार्ट ले रहा हूँ, एक पार्ट। तो लेट्स अज्यूम हम ये वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है। एक पार्ट लिया, बस एक पार्ट, ठीक है। अब देखो बिजनेस साइकिल में क्या होता है बेटा, यहां से पार्थ एक पॉइंट दिख रहा है, जो पॉइंट यहां से मार्क करा है, यहां से लेके यहां तक आपकी इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल क्या कर रही है? ऊपर जा रही है। आपको याद है स्पेस को क्या बोलते थे? एक्सपेंशन। इसे क्या बोलते थे? हम लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। एक्सपेंशन। अच्छा, इसके बाद क्या ये इकोनॉमी हमेशा ऊपर ही जाती रहेगी? नहीं सर, ये नीचे भी आती, कोविड के टाइम पे। तो जब ये नीचे आएगी बेटा, उस फेज को बोलेंगे रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन, बहुत सारे नाम होते हैं, मेन जो नाम है वो है रिसेशन। अब समझना, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है स्टेबलाइजेशन, पता कहां पढ़ा था? जब आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी थी, वो स्टेबलाइजेशन ही हो रहा था, ठीक है। मैं दोबारा बता देता, सुनो। इकोनॉमी में एक्सपेंशन और रिसेशन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन अगर आपने एक्सपेंशन और रिसेशन को, मार्केट को अपने हाल पे छोड़ दिया, तो ये एक्सपेंशन रिसेशन काफी लंबा चलेगा, काफी, और इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। ये ज्यादा टाइम तक ना चले और इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, इसलिए सरकार बीच में इंटरवीन करती है और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है। क्या करती है? जिनमें मतलब जब एक्सपेंशन चलेगा, अब लग रहा है सरकार को ज्यादा चल गया, तो वो कुछ ऐसी पॉलिसीज लाएंगी जिससे एक्सपेंशन विल कन्वर्ट इनटू रिसेशन। जब सरकार को लग रहा है रिसेशन ज्यादा चल गया, तो वो ऐसे पॉलिसी लाएंगी जिससे रिसेशन विल कन्वर्ट इनटू एक्सपेंशन। और ऐसे वो मार्केट में स्टेबिलिटी लाती है, ना ज्यादा इन्फ्लेशन होने देती है, ना ज्यादा डिफ्लेशन होने देती है। समझ आया? और इसकी दो पॉलिसी करती थी वो, कौन 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 सी? फिस्कल एंड मॉनेटरी। तो मॉनेटरी तो मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया था आपको, क्या था मॉनेटरी में? सर रेपो रेट, बैंक रेट, या अब जैसे मान लो इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन के टाइम पे लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो वो ऐसी पॉलिसी बनाएगा जिससे मनी सप्लाई क्या हो जाए, कम। उसके लिए क्या करेगा? रेपो रेट बढ़ा देगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा, बैंक रेट बढ़ा देगा, सीआरआर बढ़ा देगा, सब कुछ बढ़ा देगा। याद है ना बेटा? मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन अब भैया अभी हम यहाँ पे थोड़ा ना फिस्कल पॉलिसी पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मॉनेटरी मैंने वहां पढ़ा दी। तो बात समझ आई? स्टेबलाइजेशन फंक्शन क्लियर है? भूमिक क्लियर है बेटा? एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर इकोनॉमी में रिसेशन एक्सपेंशन अपने हाल पे छोड़ दिया, तो ये बहुत लंबा और इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तभी गवर्नमेंट बीच में इंटरवीन करती है टू एंश्योर देयर इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देयर इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और वो कोशिश करती है स्टेबिलिटी को बैलेंस रखे, और उसे ही बोलते हैं स्टेबलाइजेशन फंक्शन। कैसे करती है? बाय द हेल्प ऑफ टू पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। अब देखते हैं भाई, पहले इंट्रोडक्शन। स्टेबलाइजेशन फंक्शन सबसे पहले बेटा आता है मीनिंग, इट एंश्योर्स अचीवमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये इंश्योर करता है कि मैक्रो पूरी इकोनॉमी में क्या हो? स्टेबिलिटी हो। मेंटेनेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी। तो प्राइस भी स्टेबल हो, एम्प्लॉयमेंट भी स्टेबल हो, क्योंकि जब एक्सपेंशन रिसेशन जाता है ना, फिफ्थ चैप्टर में पढ़ोगे, प्राइस बढ़ते घटते हैं,
अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा या कम हो जाती है तो उससे दिक्कत होती है। तो सरकार इंश्योर करती है स्टेबिलिटी प्राइस में, एम्प्लॉयमेंट में, इस फंक्शन की हेल्प से। अब मार्केट इकोनॉमी, बेटा मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? जहां पे नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसे फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। हाँ, फ्री मार्केट इकोनॉमी बोले, मैं नाम बताता हूं, ये चैप्टर नंबर 1 में आएंगे। या मार्केट इकोनॉमी बोले, या फिर अनरेगुलेटेड, आपने पढ़ा था मार्केट के टाइप्स, रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड। अनरेगुलेटेड बोले, या फिर इसे एक और नाम से बोलते हैं ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये चारों को एक ही नाम से बोलते हैं, जहां पे सरकार नहीं होती। तो कह रहे अगर एक ऐसी इकोनॉमी है जो फ्री मार्केट है, डज नॉट ऑटोमेटिकली जनरेट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी। बेटा वो अपने आप प्राइस स्टेबिलिटी नहीं पे आएगी, वो तो ऐसा है, वो तो दिक्कत देती रहेगी। तभी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है बेटा? शुड परस्यू डेलिबरेटली स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। तो गवर्नमेंट को जानबूझ के स्टेबलाइजेशन लाने के लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने इकोनॉमी को अपने हाल पे छोड़ दिया तो स्टेबिलिटी खुद मेंटेन नहीं कर पाई। इन एब्सेंस ऑफ appropriate corrective intervention by government, बेटा instability like recession और inflation बेटा क्या हो जाएगी? for a longer period causing erroneous hardship। मतलब क्या बोल रहा है? कह रहे अगर आपने करेक्टिव इंटरवेंशन नहीं ली, स्टेबलाइजेशन फंक्शन नहीं करा, तो जो एक्सपेंशन रिसेशन है ना, वो प्रलॉन्ग करेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड। मतलब अगर 2 महीने चलना था तो वो 2 साल चल जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो सकती है? इरोनियस हार्डशिप, मतलब लोगों की नौकरियां जा सकती है, लोग मर सकते हैं भूख से, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो गवर्नमेंट को इंटरवीन इसलिए करना पड़ता है ताकि वो लंबे टाइम तक ना चले और जल्दी से स्टेबलाइज हो। क्लियर है? ये वाला पॉइंट अभी बस लिख लेना, 5th चैप्टर में समझ आ जाएगा। स्टेबलाइजेशन इशू जो है ना, वो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है ड्यू टू कंटेजियस इफेक्ट। अब कंटेजियस मतलब मैं बता रहा हूं, सुनो। कंटेजियस मतलब होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैलना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैलना। अब जैसे अगर मान लो रिसेशन आया अमेरिका में, तो क्या इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। क्यों? यार इंडिया जो है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर असर नहीं पड़ेगा। अब अमेरिका हमसे एक्सपोर्ट करता था, उनकी मंदी आ गई, तो बेटा फिर वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा, उससे इंडिया के रेवेन्यूज कम हो जाएंगे। तो क्योंकि जो रिसेशन और एक्सपेंशन है उसका कंटेजियस इफेक्ट होता है, इसलिए स्टेबलाइजेशन करना क्या हो जाता है? और ज्यादा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सारे मीनिंग के पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट, स्टेबलाइजेशन के कंसर्न क्या है? सिंपल कंसर्न पहला, लेबर और कैपिटल कैसे हो बेटा? फुली एम्प्लॉयड, लेबर कैपिटल अच्छे से एम्प्लॉयड हो, स्टेबलाइजेशन फंक्शन ये फोकस करता है। ओवरऑल आउटपुट और इनकम क्या हो? एट फुल एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो रही हो, इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट पे चल रही हो। प्राइस इकोनॉमी में कैसे रहे? स्टेबल, इसने ज्यादा हाई लो नहीं बोला, लो होना भी बेकार है, हाई होना भी बेकार है, स्टेबल होने चाहिए। बेटा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, पता है बीओपी क्या होता है? बीओपी वो हमेशा बैलेंस हो। बैलेंस कब होगा? जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होंगे? इक्वल। या तो बैलेंस हो, सरप्लस हो, डेफिसिट ना है, बस पॉइंट है। और लास्ट, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या हो बेटा? इकोनॉमिक ग्रोथ भी अगर हाई होती है ना, वो भी गड़बड़ है, उसमें भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। एक टाइम के बाद इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी स्टेबल रखना है। तो स्टेबलाइजेशन के 5 कंसर्न होते हैं, रिपीट करो। पहला, लेबर कैपिटल कैसा होगा? फुल्ली एम्प्लॉयड। आउटपुट एंड इनकम लेवल कैसा होगा? फुल्ली एम्प्लॉयड। ये इंश्योर करता है कि प्राइस कैसा हो? स्टेबल। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो? स्टेबल। तो 2 फुल्ली एम्प्लॉयड, 2 स्टेबल। और लास्ट, बीओपी क्या हो? बैलेंस। मतलब जितने आप एक्सपोर्ट करो एटलीस्ट उतने ही इंपोर्ट करो। ऐसा ना हो कि आप इंपोर्ट ज्यादा करो एक्सपोर्ट कम, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। कोई दिक्कत? पक्का? और लास्ट पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन करती कैसे है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक के ऊपर पूरा लास्ट चैप्टर डिवोटेड है बेटा। गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन करने के 2 तरीके, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होता है, बेटा मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है? अब ये तुम अगर मुझसे पूछोगे तो मार खाओगे। मनी मार्केट करवाया था लास्ट क्लास, चैप्टर का लास्ट नाम था मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने बताया था मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ये फोकस करता है कि एक्सपेंशन रिसेशन को कंट्रोल करे। कैसे? जब एक्सपेंशन आता है तो इकोनॉमी में ज्यादा पैसा होता है, तो कम करने के लिए वो सारे रेट्स को बढ़ा देता है।
है ना, ओपन मार्केट में परचेज करता है, सेल करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम कंट्रोल करते हैं किसको? मनी सप्लाई को, इंटरेस्ट रेट्स को। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई कंट्रोल करता है किसको? मनी सप्लाई को, इंटरेस्ट रेट को, विच वुड इंपैक्ट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड प्राइसेस। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल। बेटा अगर अगर मान लो इकोनॉमी में रिसेशन है, क्या है? रिसेशन में मनी सप्लाई क्या होता है? कम। तो इसे ठीक करने के लिए इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या करना है? ज्यादा। इसके लिए वो रेपो रेट को क्या कर देगा? कम कर देगा। जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लोग बोरिंग क्या करेंगे? ज्यादा। एज द रिजल्ट मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। और दूसरा एग्जांपल मैंने यहां दे रखा है, यहां इसका वाइसा वर्षा दिया हुआ है। देखो अभी इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या है, यानी कौन सा फेज चल रहा है? अभी एक्सपेंशन या इन्फ्लेशन चल रहा है। अब इसमें मनी सप्लाई ज्यादा है तो लोग डिमांड क्या करेंगे, जिसकी वजह से प्राइसेस क्या होने लग जाएंगे? ज्यादा। अभी गड़बड़ हो रही है, एक्सपेंशन से इन्फ्लेशन होता है ना, बताया था। अब सरकार आरबीआई क्या करेगा? जान के इंटरेस्ट रेट को क्या कर देगा, मतलब रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट इन्हें बढ़ा देगा, जिससे बेटा लोग बोरोइंग क्या करेंगे, मनी सप्लाई क्या होगा, और अपने आप प्राइस क्या जाएगा। तो जो प्राइस बढ़ा था उसे ठीक कर लिया, इसे तो बोलते हैं प्राइस स्टेबिलिटी। बात समझ आ रही है? तो स्टेबलाइजेशन करने के पहला गोल है मॉनेटरी पॉलिसी, जो आपने ऑलरेडी चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया, मुझे नहीं बताना। इस चैप्टर में मुझे क्या पढ़ाना है? फिस्कल पॉलिसी। अब मैं सुनो ध्यान से, इसका नोट बना रहा हूं, और आप कोशिश करना कि ये ना बनाते हुए, ऐसे ना बनाते हुए, जो मैं बनाऊंगा वैसे बनाना। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का फिस्कल पॉलिसी में यहां बता रहा हूं, सुनो बहुत ध्यान से। ये अभी समझ लो लास्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट इसका फिस्कल पॉलिसी चैप्टर है। अभी तुम ये यही नोट करोगे आज सारे। आज 2 बजे क्लास नहीं, मत करो, पिटोगे बेटा, तेरे मुंह ही कर दूंगा, स्टेपलर मार दूंगा मुंह पे। क्या कर दूं? टेम्परेचर बढ़ा दूं? ठंड लग रही है क्या? ओ भाई साहब, पहली बार किसी बंदे ने बताया। बेटा ये नोट दे दो, बढ़ा दे भाई वहां से। अब सुनो बेटा, 2 बजे क्लास नहीं, नहीं नहीं बेटा नहीं। अब सुनो बच्चा पार्टी, फिस्कल पॉलिसी सुनो ध्यान से। अबे यहाँ फोकस करो, छोड़ो बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं नहीं, 17 पे तो था ही पहले। अब सुनो, फिस्कल पॉलिसी मतलब किसकी पॉलिसी? गवर्नमेंट की। हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे। बेटा फोकस से सुन लो प्लीज, एक बार में समझ आ जाएगा। मेरे पास फिस्कल पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें बेटा कौन ठीक करता है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें सर कैसे करती है? बेटा वो यूज करती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के रिसीट का। बेटा देखो ध्यान से समझना, दिव्यम तू थोड़ा ज्यादा फोकस रखियो, तूने पहले पढ़ा नहीं है, बाकी बच्चों को तो समझ आ जाएगा एक बारी में। अब देखो फिर से रिपीट कराओ, फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को कौन ठीक करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी में कौन करता था? बाय द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड एमएसएफ रेट। 3 चीजें बताई थी ना, यहाँ पे ही है। अब पहला केस, अगर मान लो इकोनॉमी में अभी क्या चल रहा है? एक्सपेंशन। बेटा क्या चल रहा है? एक्सपेंशन बोलो या फिर क्या बोलो? अब सुनना ध्यान से बेटा, एक्सपेंशन का मतलब है कि ऑलरेडी अभी इकोनॉमी के अंदर चल क्या रहा है वो बता रहा हूं। लोगों के पास इनकम क्या है, लोगों के पास मनी सप्लाई क्या है, लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, और ऐसे में लोगों को प्राइस भी क्या होगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो रही। अब ध्यान से सुनना, ये अभी इकोनॉमी में चल रहा है। अब ऐसे सिनेरियो में
क्या मुझे लोगों की इनकम और बढ़ानी चाहिए, कम करनी चाहिए? कम। यार आरती ऑलरेडी बढ़ी हुई है, ठीक करने के लिए इनकम करना पड़ेगा। ऐसे में मुझे लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देना चाहिए, कम? कम। यार अगर मैं और एम्प्लॉयमेंट दे दूंगा तो लोग और पैसा कमाएंगे, और मनी सप्लाई बढ़ेगी, और डिमांड करेंगे, और प्राइस बढ़ेगा। तो अगर मैंने और एम्प्लॉयमेंट या और इनकम बढ़ा दी तो जिनमें तो एक्सपेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगा ना। इसको स्टेबलाइज करने के लिए सरकार पता क्या करती है? सरकार कहती है अच्छा तुम्हारे पास ऑलरेडी पैसे है। सरकार पता क्या करती है? अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स करेगी कम। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी कम और टैक्सेस कर देगी क्या? कोई दिक्कत? खर्चे कर देगी कम और टैक्सेस क्या कर देगी? क्या कोई दिक्कत? अब देखो आरती इम्पैक्ट। सरकार बेटा खर्चे नहीं करी, सरकार के खर्चे मतलब रोड नहीं बन रहा, स्कूल हॉस्पिटल नहीं बन रहे। अगर नहीं बन रहे तो लोगों को रोजगार क्या मिल रहा है? कम। उससे इनकम क्या होगी? कम। अपने आप मनी सप्लाई कम, डिमांड कम करेंगे। और लोगों से आप टैक्सेस ज्यादा ले रहे हो, तो टैक्सेस ज्यादा लेने से उनकी इनकम का ज्यादा पार्ट टैक्स में चला गया, तो उनके पास मनी सप्लाई क्या होगा? कम हो जाएगा, डिमांड कम होगी, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि याद रखना, एक्सपेंशन के केस में क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है, तो सरकार कहती है हम क्या खर्चा करें, इन्हें आपस में करने दो। सरकार अपना खर्चा क्या कर देगी? कम। और रिसीट्स क्या कर देंगी? ज्यादा, टैक्स ज्यादा चार्ज करेंगी। और इसे टेक्निकल टर्म्स में पता क्या बोलते हैं परमीत? जब सरकार ऐसी चीज करती है तो इसे फिस्कल पॉलिसी की हेल्प में बोलते हैं। यहां पे खर्चा ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है? तो याद है ना, एक्सपेंशन के केस में आप बनाते हो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। क्या बनाते हो बेटा? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इस पॉलिसी में सरकार का खर्चा होता है कम और रिसीट होती है ज्यादा। और करके आपने इसे एक और नाम से पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड सरप्लस बजट। क्या बोलते हैं इसे? मतलब ऐसे केस में जब एक्सपेंशन है तो सरकार सरप्लस बजट बनाएगी, यानी खर्चा कम करेगी, रिसीट ज्यादा करेगी। और इसे या आप याद रखने के लिए ट्रिक के लिए उल्टा कर लो, एक्सपेंशन के केस में कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। समझ आया? आई होप दिस इज क्लियर। दिव्यम बेटा कोई डाउट? ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा कोई डाउट? आरुष, देवव्रत, दिव्यम, महक, सोनम, समर्थ, शुभम। आई होप दिस इज क्लियर। उल्टा करेंगे बेटा अब इसे। दिव्यम बेटा कोई दिक्कत प्लीज बता दे, थोड़ा समझ आराम से, बढ़िया चीज है। अब एक और बार समझा रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना बेटा। अब है रिसेशन या डिफ्लेशन। मान लो आपकी इकोनॉमी मंदी पे है और अभी तगड़े तरीके से कोविड हिट करा है। अब कोविड आ गया, कोविड के आने से लोगों की इनकम क्या हो गई थी? कम। मनी सप्लाई क्या था? लोग फालतू गुड्स एंड सर्विस की डिमांड क्या कर रहे थे? नेसेसिटीज को तो ऑब्वियसली करेंगे, और एज अ रिजल्ट प्राइसेस भी क्या हो रहे थे? अब सरकार ने देखा यार इकोनॉमी की तो बैंड बज रही है, खाली न्यू जॉब्स पे फर्क आएगा, पुरानी जॉब्स तो तभी भी रहेंगी। हाँ जी हाँ जी, वो क्या करेगा? वो नई जॉब्स देना बंद कर देगा, और जो ऑलरेडी जॉब ले रहे हैं ना, जो कमा रहे हैं, उनसे ज्यादा टैक्स ले लेगा। तो उनके पास इनकम तो कम बचेगी ना हाथ में, तो खर्चा भी कम कर पाएंगे। नई जॉब आनी नहीं, पुराने वालों की अपनी इनकम खींच ली, तो अपने आप धीरे धीरे आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा सुनो, अब रिसेशन आ रहा है, कोविड आ गया, बैंड बज गई, इकोनॉमी की वाट लग गई, पैसा ही नहीं है लोगों के पास। अब ऐसे में लोगों को इनकरेज या बूस्ट करने के लिए बेटा सरकार खर्चे क्या करेगी? कोविड में चेक कर लो, सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि सरकार को पता था अगर हमें कोविड के रिसेशन से बाहर निकलना है तो हमें लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो बनवाएगी, उसके लिए हमें सब्सिडीज देना पड़ेगा, ताकि लोगों के पास पैसा आए और लोग वापस से क्या करें? डिमांड। जब डिमांड करेंगे अपने आप चीजें स्टेबलाइज हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो ऐसे में सरकार क्या करेगी? उन्हें पता है यार, जब पापा को पता है कि बेटे के पास पैसे नहीं है, तो बेटे को पैसे देंगे ना। तो यानी कि इस सिनेरियो में रिसेशन के केस में क्या करती है सरकार? जानबूझ के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करती है? ज्यादा। और टैक्सेस क्या कर देती है? भाई कोविड के टाइम पे सरकार के टैक्स लगाएगी क्या? पागल हो क्या? कम करेगी, टैक्सेस कम करेगी। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करेगी? टैक्सेस की बात करो।
समझ आया बेटा? क्या यहां तक कोई दिक्कत? और सुनो, जब सरकार खर्चा कम ज्यादा करती है तो इसे बोलते हैं, खर्चा ज्यादा हो रहा है ना, इसे बोलते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। और प्यार से आपने जो पढ़ा था इसे बोलते हैं डेफिसिएट बजट। क्या बोलते हैं? मतलब लॉस वाला बजट। सर सरकार जानबूझ के लॉस बनाएगी बजट में? हाँ जी, जानबूझ के। वो देखती नहीं सरप्लस आ रहा लॉस, तो कहती लॉस बनाओ, खर्चा करो, सब्सिडी दो, लोगों को रोजगार दो, ताकि भैया रिवाइव हो पाए इकोनॉमी। तो देखो ना, आपको याद क्या रखना है आरती, याद इतना रखना है, एक्सपेंशन के केस में क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। और कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या बनता है? इसे बोलते हैं स्टेबलाइजेशन फंक्शन बाय द हेल्प ऑफ फिस्कल पॉलिसी। यही काम आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से भी करता है, गवर्नमेंट इससे भी करती है। अब वो इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि उसे मॉनेटरी पॉलिसी छेड़नी है या फिस्कल पॉलिसी छेड़नी है। इसके ऊपर हम बहुत सारा डिस्कशन करेंगे लास्ट चैप्टर में, बट मेजर पॉलिसी तो यही है। क्या ये समझ आया? पक्का? तो जब आप ये नोट करोगे ना, अभी हम नोट करेंगे इसे, मॉनेटरी तो बस इतना कर लेना, एक एग्जांपल दे दिया मॉनेटरी का, इसको ऐसे मत करना। वैसे मैंने यहाँ यही करवाया। देखो, सरकार अगर अगर रिसेशन का केस है, आती रिसेशन के केस में सरकार क्या बनाएगी? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसमें सरकार क्या करेगी? खर्चा ज्यादा और रिसीट, ताकि एग्रीगेट डिमांड क्या हो पाए, इसे बोलते हैं डेफिसिट बजट। ड्यूरिंग रिसेशन वो खर्चा ज्यादा करेगी, टैक्स कम लगाएगी। अच्छा, लेकिन अगर इन्फ्लेशन है, एक्सपेंशन है, तो वो क्या बनाएगी? इन्फ्लेशन के टाइम पे वो खर्चा कम करे, टैक्सेस ज्यादा बढ़ाएगी, यानी वो सरप्लस बजट बनाएगी, खर्चा कम टैक्सेस ज्यादा, ताकि स्लो डाउन हो सके एडी। बस यही चीज यहाँ पे बताई थी। आई होप दिस इज क्लियर। किसी को कोई डाउट? चैप्टर नंबर 1 होता है बेटा खत्म, उन्हें 2 क्लास ली अभी। चैप्टर नंबर 1 होता है खत्म। रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टेबलाइजेशन आज करे थे, अलोकेशन हमने लास्ट क्लास करा था। किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे, दिव्यम, महक, समर्थ, सोनम, शुभम, आरुष, देवव्रत, बेटा कोई भी दिक्कत? दिव्यम बेटा प्लीज एक बार बता दे, क्या इसमें कोई भी दिक्कत तेरे को? समझ आया बेटा स्टेबलाइजेशन फंक्शन? हाँ जी। हाँ, डेफिनेट के केस में बोरोइंग करनी पड़ेगी इसको फुलफिल करने की। चलिए, एक काम करिए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग रिज्वाइन करो जल्दी से। भाई तुम लोगों ने कहां तक नोट करा भाई? आपने कहां तक नोट करा? मैम आप पीडीएफ पढ़ा आपके पास? आप स्टेबलाइजेशन से स्टार्ट कर दो, और ये वाली फोटो ले लो मैम। ये वहां से नोट नहीं करना, इसे ऐसे नोट करना है, ज्यादा बढ़िया। अबे तुम्हारे टाइम तक आते आते दिखा दो, तुम क्यों ले रहे हो? नहीं, बस आरती को लेने बोला है मुझे, मैं तो दिखा रहा हूँ ना वहां। आ जाओ, रीडिस्ट्रीब्यूशन से नोट करते हैं। चलिए बेटा, जिसका नोट हो जाए वो घर जा सकता है, मतलब टेस्ट वेस्ट जो भी आपका काम है। फटाफट नोट कर दो फटाफट, जब तक नोट नहीं हो तब तक जाने दूंगा ये एक्स्ट्रा। आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं हो पाएगी, आज मेरी मीटिंग है बेटा, तो अपन लोग नेक्स्ट रखते हैं। आज फ्राइडे है ना, संडे डन। सुनो, संडे को भैया क्लास है, और मेरा टारगेट ये है कि मैं मार्केट फेलियर खत्म करा दूंगा सेकंड चैप्टर। वैसे सेकंड सबसे बड़ा है, लेट्स सी कितना हो पाए, लेकिन कोशिश करेंगे खत्म हो जाए। चलो भाई, फोन वोन रखो, पेन उठाओ, जल्दी नोट करना स्टार्ट।